नमस्कार, जय हिंद। आरवी द विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी साथियों का मैं विवेक मिश्र स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोगों को अपनी पॉलिटी का ही एक नया पार्ट पढ़ना है, जिसमें हम लोग कहते हैं सरकार के अंग। और यहाँ से आपको सवाल अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो बेहतर तरीके से चीज़ों को तैयार करिए और अच्छे से जितना से ज़्यादा पॉसिबल हो उसके साथ प्रैक्टिस भी करिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले सवालों का नेचर भी पता हो और कैसे सवालों को आपको टिक करना है अपने एग्जाम में। उन सभी बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। संस्थान के चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलती रहे कि कब कौन सा वीडियो अपलोड किया गया है। हम लोगों को आज की अपनी इस क्लास में बात करनी है सरकार के अंग। हालांकि आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधायिका, कार्यपालिका, कुछ इस तरीके से अभी तक आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इससे हट करके चीज़ों को कंसेप्ट भी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बहुत सारी चीज़ों को एक लंबे समय तक याद रख सकें। तो सबसे पहला जो पॉइंट आप हेडिंग आप बनाइएगा, अपनी कॉपी में आप हेडिंग बनाइए सरकार के अंग। तो पहला पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा, सरकार के अंग की बात हम लोग अगर करते हैं तो सरकार के अंग कितने होते हैं। तो बेसिकली सरकार के 3 अंग होते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं कार्यपालिका, एक को हम लोग कहते हैं विधायिका। ध्यान से समझिएगा, सब क्लियर होगा। और इसके बाद जो तीसरा होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं न्यायपालिका। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि आखिर जो ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इन सभी का अलग अलग काम क्या होता है, ये काम करते क्या हैं। तो विधायिका काम बहुत सिंपल सा होता है, ये विधि का निर्माण करते हैं। और इसके बाद में कार्यपालिका का काम क्या होता है, जो विधायिका ने कानून बनाया है उसको लागू करना काम किसका होता है, तो ये करता है एग्जीक्यूटिव। और जांच करने का काम कौन करता है, तो ये जांच करता है न्यायपालिका की संविधान के द्वारा कोई भी नियम या कानून बनाया गया है नहीं, इस बात की जांच करने का जो दायित्व होता है वो होता है न्यायपालिका के पास। अब इसके बाद यहाँ पर एक चीज जरा देखिएगा कि जो विधायिका होती है, हम लोग यहाँ पर विधायिका की अगर बात करें तो ये भी कितने टाइप की होती है, ये भी हो जाती है आपकी 2 प्रकार की। एक को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय विधायिका, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य की विधायिका। अब आप एक चीज जरा समझिएगा, जो हम लोग अभी तक संसद कहते आ रहे हैं ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्र की विधायिका, मींस लेजिस्लेचर ऑफ सेंटर कॉल्ड पार्लियामेंट। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम लोग राज्य की विधायिका की बात करेंगे तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विधान मंडल कहते हैं। और यहां पर जब देखेंगे तो इस संसद में कौन कौन शामिल होता है, तो संसद में शामिल होने की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 लोग शामिल होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं, एक क्या होता है, लोकसभा होती है, एक पहला सदन, और इसके बाद होता है राज्यसभा, एक ये दूसरा सदन, और इसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। बात आपको समझाऊंगा कि आखिर राष्ट्रपति पार्लियामेंट में क्यों शामिल है, लेकिन उससे पहले जरा यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक सेंटर की तरह ही राज्य में आपको होता है एक सदन, जिसकी कंपेयर हम लोग कर सकते हैं किसके साथ, लोकसभा के साथ। इसको कहा जाता है विधानसभा। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो राज्यसभा को कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है विधान परिषद। और आपको मालूम है कि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं पाया जाता है। किसी भी राज्य में विधान परिषद होगा या नहीं होगा, इस बात को कौन डिसाइड करता है, तो पार्लियामेंट यहाँ पर गठन कर सकती है, लेकिन विधानसभा की सिफारिश के उपरांत ऐसा किया जा सकता है।
यहां पर देखेंगे तो राष्ट्रपति की तरह ही कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब दोस्त बात कर लेते हैं कार्यपालिका की। तो जब आप कार्यपालिका की बात करोगे तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, दो हो जाता है। एक को हम लोग कहते हैं केंद्र की कार्यपालिका और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य की कार्यपालिका। जब केंद्र की कार्यपालिका की बात करेंगे तो केंद्र की कार्यपालिका में कौन शामिल होता है, आमतौर पर हम लोग विधायिका में जब राष्ट्रपति को शामिल करते हैं या राज्य के विधानमंडल में हम राज्यपाल को शामिल करते हैं तो वास्तविक में ये क्या होता है, इसका एक अभिन्न अंग होता है। बट पार्लियामेंट में ये किसी भी हाउस का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है कि जो विधायिका होती है यानी कि लेजिस्लेचर होता है, इसका मुख्य काम क्या होता है, अभी आपने देखा क्या था, विधि का निर्माण करना। और दूसरा एक पॉइंट आप और भी जानते हैं कि जो हमारी विधायिका है उसका काम है विधि का निर्माण करना और किसी भी विधेयक पर जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हो जाएगा तब तक उसको हम लोग अधिनियम या फिर विधि या कानून नहीं कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और इसी तरीके की कंडीशन होती है राज्यपाल के साथ यानी कि गवर्नर के साथ भी होती है। विधानसभा या विधान परिषद है, इन दोनों में से अगर कोई भी प्रकार का विधेयक आता है और उसको कानून बनाना है तो राज्यपाल का उस पर हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है। बट यहाँ पर अगर हम लोग कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव की, तो इसका काम होता है विधि को लागू करना। और इसमें भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एक केंद्र की कार्यपालिका और दूसरा राज्य की कार्यपालिका। और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप दो कर सकते हैं। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं नॉमिनल, एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक को हम लोग कहेंगे नॉमिनल होता है और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं रियल यानी कि वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। तो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका हमने केंद्र में डिवाइड किया। अब ठीक इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है राज्य में, तो राज्य में भी आप नॉमिनल और रियल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की बात आप करिएगा तो यहाँ पर कौन आ जाएंगे, राष्ट्रपति महोदय आएंगे। और इसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा वास्तविक में, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री और उनकी पूरी मंत्री परिषद जो होती है वो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यहाँ से आपको ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका को हम लोग डिवाइड तो करते हैं पढ़ने के लिए कि एक सर्वोच्च न्यायालय अर्थात केंद्र वाला, दूसरा हम लोग कहते हैं कि राज्यों का है और तीसरा हम लोग कहते हैं कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं यानी कि जिला न्यायालय वगैरह आप देखते होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज दोस्त ध्यान में रखना है कि न्यायपालिका का यूनिटरी फॉर्म हमारे यहाँ पाया जाता है यानी कि एकीकृत न्यायपालिका पाई जाती है। कोई स्पेशल केंद्र की न्यायपालिका नहीं है, कोई स्पेशल राज्य की न्यायपालिका नहीं है। तो ये दोनों बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। हालांकि हम लोग इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को पढ़ेंगे, बट यहाँ पर फिलहाल के लिए आपको यही बात ध्यान में रखनी है कि हमारे यहाँ न्यायपालिका को जो स्वरूप पाया जाता है वो कैसा होता है, यूनिटरी होता है यानी कि एकीकृत होता है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक चीज आपको ध्यान में रखना है, यहीं से हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्त आप देखेंगे तो संविधान में आप सुने हैं कि कितने पार्ट होते हैं, टोटल होते हैं आपके पास 25 पार्ट होते हैं। टोटल भाग की संख्या की अगर बात करेंगे तो 25 होते हैं और इसी में से हम लोग 4 पार्ट तक की बात कर चुके हैं। अब जो 5th पार्ट होता है इसी में प्रावधान किया गया है किसका, संघ का। अब इसमें आप देखेंगे तो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के बीच में अगर संघ के बारे में दोस्त आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल खोल के देख लेना है। 52 से लेकर के आर्टिकल 151 के बीच में आपको ये सारी बातें
मिल जाएंगी। यानी कि संघ के बारे में चाहे कार्यपालिका की बात आपको करनी हो, चाहे आपको एग्जीक्यूटिव की बात करनी हो, चाहे आपको जुडिशरी की बात करनी हो, चाहे आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करनी हो, तो ये सारी बातें आप यहाँ से देख सकते हैं। जब आपको बात करना हो किसके बारे में, जब हम लोगों को केंद्र की कार्यपालिका के बारे में बात करना हो, तो केंद्र की कार्यपालिका के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप खोलिएगा आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 78 के बीच में। इसके बाद में अगर आपको विधायिका के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको आर्टिकल 79 टू 123 ध्यान में रखना है। अगर आपको केंद्र की न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आर्टिकल 124 से लेकर के आर्टिकल 147 तक आप देखिएगा। और अगर सीएजी के बारे में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप अगर चाहें तो कुछ आर्टिकल के जो आपको परास दिया गया है यानी कि एक ग्राउंड दिया गया है यहाँ पर आर्टिकल्स का, तो उसको आप रेंज ये आप कह सकते हैं कि आर्टिकल की रेंज आपको यहाँ पर मिल जाएगी और एक मोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को अपने आर्टिकल्स को ध्यान में रखना है। यहाँ तक की बातें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक कॉन्सेप्ट जरूर बना होगा, यहाँ से कुछ बातों को आप समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट के तौर पर आप इसको याद रखिए ताकि आगे जब हम लोग चीज़ों को पढ़ें तो अच्छे तरीके से आप इन सभी बातों को ध्यान में रख पाएं। आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के बीच में ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का भाग 5वां है। 52 से लेकर के 78 तक की अगर बात करेंगे तो वहां पर आपको कार्यपालिका मिलेगा। इसके अलावा आपको अगर 79 से 123 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको विधायिका मिल जाएगी। और अगर न्यायपालिका की बात करनी होगी तो आर्टिकल 124 से 147 तक देखिएगा। और सीएजी के बारे में अगर बात करनी हो तो आर्टिकल 148 से लेकर के 151 के बीच में आपको ये सारे प्रावधान मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से कौन कौन सी महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए जरूरी होंगे, कैसे आपको सवाल पूछे जाएंगे, इन सभी की चर्चा हम लोगों को करनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में। और राष्ट्रपति के बारे में दोस्तों आपको बहुत सारे पॉइंट अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो आप एक चीज जानते हैं कि जो देश का राष्ट्रपति होता है, चूंकि हमने क्या अपनाया हुआ है, हमने अपना लिया है गणतंत्र को। और आप जानते हैं कि जो ये गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक शब्द का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लोगों ने फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए, मस्ट बी इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रपति जो होता है वो गणतंत्र का जो गणतंत्र होता है वहीं पर ये राष्ट्रपति होता है और इलेक्टेड होता है। फ्रांस से हमने इस व्यवस्था को ग्रहण किया है। अब बात कर लें अगर आर्टिकल्स की, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो एक चीज आपको और ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम लोग जब बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, तो एक हमने क्या बताया था आपको, एक हमने बताया आपको नाम मात्र और दूसरा हमने क्या बताया था आपको वास्तविक बताया था। तो नाम मात्र की कार्यपालिका किस में होता है, भारत के राष्ट्रपति में। और अगर हम लोग बात कर लें वास्तविक में, तो वास्तविक वाला कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री में और उसकी मंत्री परिषद में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रोटोकॉल या वरीयता के क्रम में अगर देखें, देखिए प्रोटोकॉल या वरीयता क्रम की आवश्यकता आपको कहां पर पड़ती है, जब मान लीजिए कि एक साथ कई संवैधानिक पदाधिकारी एक मंच पर बैठ रहे हों, तो वहां पर आपको ध्यान में रखना है कि उनकी वरीयता क्रम कैसे डिसाइड होगी, वही आपको अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है।
तो सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होगा, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन होगा, यानी कि हेड ऑफ स्टेट कौन होगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रेसिडेंट। यहां से एक सवाल आपको ये भी मिल जाता है। और यहां पर देखेंगे तो शासन जो है वो राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। जैसे आप मान लीजिए घर में जो आपके दादाजी होते हैं, ठीक उसी तरीके से भूमिका होती है हमारे महामहिम राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति का काम सिर्फ इतना होता है कि डायरेक्शन और कुछ हद तक उनसे हम लोग जो है वो सलाह वगैरह लेते रहते हैं। हालांकि खुद राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, आगे चर्चा करेंगे उसकी। लेकिन यहाँ पर एक घर में बुजुर्ग के अलावा इसकी कोई भी और खासियत नहीं होती है। ये बात आप थोड़ा सा परिवार के ऊपर अपने लागू करके चीजों को समझ सकते हैं। यहां से आप देखिएगा तो भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तीनों सेनाओं का, चाहे थल सेना, जल सेना, वायु सेना की बात करेंगे। भारतीय राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख कौन होता है, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। संघ की कार्यपालिका के नाम मात्र का जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति, और वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कोई भी अगर समझौता या संधि होती है तो वो राष्ट्रपति के नाम पर होती है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर अगर प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट की अगर बात करते हैं, तो वहां भी आप ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट का ही नाम आएगा। और इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति जो है निर्वाचन के मामले में ब्रिटिश राजा से अलग हैं। क्यों हैं? क्योंकि वहां जानते हैं कि ब्रिटेन में जो राजा या रानी होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, निर्वाचन। और अगर पावर के मामले में बात करें तो ब्रिटिश राजा से समानता है, क्योंकि वहां पर भी नाम मात्र का प्रमुख अगर होता है तो वो राजा ही होता है। और ठीक उसी तरीके से हमारे यहाँ भी नाम मात्र का जो कार्यपालिका है और नाम मात्र की शक्तियां वो राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब शक्ति के मामले में अगर भारत के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अलग हैं, चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यपालिका का जो सर्वे सर्वा होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। भारत के राष्ट्रपति कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति या कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो राइट आंसर जो आपका होगा वो होगा कितनी भी बार हो सकता है। लेकिन अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार होगा, तो ध्यान रखिएगा वहां पर केवल और केवल 2 बार के लिए होता है। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए अमेरिकी मूल का जन्मना आवश्यक है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिकी मूल का जन्मना ये क्या होता है, नागरिक होना चाहिए। लेकिन भारत में क्या होना चाहिए, प्राकृतिक रूप से, जबकि भारत में प्राकृतिक रूप से नागरिक ये होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको जो आर्टिकल्स दिए गए हैं ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात का प्रावधान आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में दिया गया। तो अनुच्छेद 52 में क्या है, केवल इतना दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, नॉमिनल होता है, तो वही बात आपको लिखा गया अगले आर्टिकल में कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो कहां पर होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग जो है वो संविधान के अनुसार खुद से या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। इसके अलावा संघ के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ये आप जानते ही हैं। इसके अलावा एक बात आप समझिए कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, पहला एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, इसका निर्वाचन होता है, ये कैसा होता है, अप्रत्यक्ष होता है, यानी कि इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक जो इलेक्शन होता है राष्ट्रपति का, उसके लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है, यानी कि निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल के जरिए ही क्या होता है, इस निर्वाचक मंडल के जरिए ही राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाया जाता है। तो यहां से आपको ये बात भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद में आप देखेंगे तो राज्यसभा के
निर्वाचित सदस्य इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो पहला ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा कौन होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। और इसके बाद यहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए ध्यान में यहाँ पर रखना है, जैसे कि यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण कॉमन बात है वो बात आपके लिए क्या बतलाया गया है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं निर्वाचित, यहाँ पर भी है निर्वाचित, यहाँ पर भी है निर्वाचित, और इसके बाद में देखेंगे तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी। यानी कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में किसी भी प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर मनोनीत सदस्य जो होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये हो गया आपका दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा देखिए तो ये विधानसभा हो गया, और यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, एक दिल्ली होता है, दूसरा पुडुचेरी होता है। चूंकि इन्हीं दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाओं का प्रावधान है, और इसको ध्यान रखिएगा 70वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में इसको शामिल किया गया है। एक बार फिर से इस बात को समझिए कि राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा, राज्यसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, ये सभी इसमें शामिल नहीं होते हैं। विधान परिषद के संदर्भ में चाहे वो नॉमिनेटेड हों चाहे इलेक्टेड हों, दोनों को यहाँ पर रोका गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ से कुछ अन्य पॉइंट आपके लिए जरूरी हैं, जैसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे तो आर्टिकल 55 दिया गया है। आर्टिकल 55 में आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका दिया गया है, और निर्वाचन का जो तरीका होता है, जो वोटिंग होती है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आज भी बैलेट पेपर पर ही इनका इलेक्शन होता है, मुहर लगाते हैं, ठप्पा लगाते हैं, और इसके बाद गुप्त मतदान प्रणाली के जरिए इनका इलेक्शन किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका मतदान गुप्त होता है। अब यहाँ पर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसका मतलब क्या होता है कि जो वोट दिया जाता है वो एक नहीं बल्कि हर एक कैंडिडेट को दिया जाएगा, बट वहां पर प्रेफरेंस तय करना होता है कि उनको वरीयता क्रम में वोट किया जाता है। यानी कि एक अगर वोटर आएगा वोट देने के लिए, तो जितने भी राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट होंगे उन सभी को वोट करेगा, लेकिन अपनी प्रेफरेंस तय करके देगा। इसके बाद देखिए तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ये गुप्त मतदान से होता है। राष्ट्रपति के अगर हम लोग पदावधि की बात कर लेते हैं, यानी कि इसका टेन्योर कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा पद ग्रहण करने की तारीख से कितना होगा, 5 वर्ष के लिए इसका इलेक्शन किया जाता है। सवाल आपसे यहाँ पर यह पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का जो टेन्योर होता है वो 5 साल होता है और किस तारीख से होता है, तो ध्यान रखिएगा ये पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल के लिए होता है। लेकिन किसी भी समय अगर उसकी इच्छा न हो राष्ट्रपति बने रहने की, तो उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भी दे करके अपने पद से मुक्त हो सकता है। और अगर इसको हटाना की बात हो तो हटाए जाने के लिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखनी है। एक होता है किस वजह से हटाया जाएगा, तो केवल और केवल संविधान के अतिक्रमण पर हटाया जाएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि किस प्रक्रिया से हटाया जाएगा, तो ये केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाएगा, जिसका आधार केवल और केवल संविधान का अतिक्रमण करना होता है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसका अपना उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, और उपराष्ट्रपति इस समय कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा।
ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक बात कि जब राष्ट्रपति का पद आकस्मिक रिक्त होता है तो उसी दौरान उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यानी कि एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में ये कार्य करता है। उपराष्ट्रपति उस स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसको देगा? राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष इसकी सूचना लोकसभा के सदस्य को देता है और इस प्रकार संसद के दोनों सदनों को ये जानकारी हो जाती है कि महामहिम राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है। आर्टिकल 57 में उसी बात का जिक्र है। जैसे आप जानते हैं कि भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार इसका इलेक्शन हो सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार के लिए ये होता है। अब यहाँ पर कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है, वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। जन्मना होना आवश्यक नहीं होता है, अगर जन्म से नागरिक हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं है। 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जमानत राशि की अगर बात करते हैं तो 15,000 रुपए इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो है ये जमानत राशि के रूप में रखा जाता है। और इसके अलावा यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान में रखनी होगी कि 15,000 रुपए ये कब, जैसे अक्सर आप सुनते हैं कि जमानत जब्त करवा देंगे, लोग आपने देखा होगा लोगों को कि ये इस प्रकार की धमकी जो देते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर कुल पड़े वैध मतों का 1/6 वोट न मिले तो क्या हो जाती है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जमानत जो है वो जब्त हो जाती है। तो जमानत जब्त होने के लिए कितना वोट की जरूरत पड़ती है, तो 1/6 से अगर कम है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा 50 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या जो है वो 50 रखी गई है। 97 से पहले की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर 20। तो इस तरीके से समय समय पहले शुरुआत में केवल 2 था, उसके बाद 10 किया गया, फिर 20 और उसके बाद ये वर्तमान में 50 प्रस्तावक और अनुमोदक रखा गया। इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ताकि जो अनसीरियस टाइप के कैंडिडेट हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में फॉर्म न भरने पाए। अब इसके बाद देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक चीज आपको और भी ध्यान में रखनी है कि ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य का कोई भी मंत्री होगा, तो इन सब को पदों को धारण करने वाले जो व्यक्ति होंगे वहां पर उनको लाभ के पद पर शामिल नहीं किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सारा आपको यहाँ पर लिखा भी गया है कि लाभ के पद पर कौन शामिल होता है और लाभ के पद पर कौन शामिल नहीं होता है। अब इसके बाद में देखेंगे तो राष्ट्रपति के लिए कुछ सेवा और शर्तें दी गई हैं। सेवा शर्तों की अगर बात करेंगे तो इसका प्रावधान आपको आर्टिकल 59A में दिया गया है। और इसके बाद में देखिए तो आर्टिकल 59 के 3rd में आपको वेतन और भत्ते दिए गए हैं। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो ध्यान रखिएगा 5 लाख रुपए प्रति महीने होता है और ये टैक्स फ्री भी होता है। आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की व्यवस्था की गई है। शपथ का जो प्रारूप होता है वो संविधान और विधि के परिरक्षण और संरक्षण की बात यहाँ पर की जाती है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति से संबंधित जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका प्रावधान आपको यहाँ पर किया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है और किस तरीके से राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, तो इसकी चर्चा हम लोग अपनी अगली क्लास में करेंगे। यहाँ तक की बातें आप ध्यान में रखिएगा, अच्छे तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का महाभियोग क्या होता है और किस तरीके से उसको पद से हटाया जाता है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।